दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास ट्वेल्थ फेल, जिसे लिखा है अनुराग पाठक ने। दोस्तों इस उपन्यास के वाचन के क्रम में मैंने अब तक 23 कड़ियों का वाचन कर लिया है। आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 24वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। एक दिन विकास सर ने फिर से टेस्ट लिया। क्लास खत्म होने से पहले विकास सर ने सभी की उत्तर पुस्तिकाएं बांट दी। श्रद्धा ने जब अपनी टेस्ट की कॉपी देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके अच्छे नंबर नहीं आए थे। मनोज ने श्रद्धा को देखा तो उसने आंसुओं से भरी अपनी आंखें झुका ली। वह क्लास से उठकर बाहर चली गई। मनोज भी उसके पीछे चला गया। बत्रा सिनेमा पर कई लड़के लड़कियां बैठे चाय पी रहे थे। मनोज भी जाकर श्रद्धा के साथ बत्रा पर बैठ गया। श्रद्धा अभी भी अपना टेस्ट पेपर हाथ में ही लिए थी। उसका दुख कम नहीं हुआ था। मनोज को उम्मीद थी कि चाय से शायद उसका मूड अच्छा हो जाए, इसलिए मनोज पास की दुकान से चाय ले आया। उसने श्रद्धा को एक हाथ से चाय दी और दूसरे हाथ से वह टेस्ट पेपर ले लिया। श्रद्धा ने एक भरपूर दृष्टि मनोज के चेहरे पर डाली। असफलता का दुख और उम्मीद की तलाश दोनों ही उसके चेहरे पर मनोज को दिखाई दिए। दुखी स्वर में श्रद्धा ने मनोज से कहा, मुझे लगता है कि मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कितना खराब लिखा है। मनोज की नज़रें अभी भी श्रद्धा के टेस्ट पेपर पर जमी हुई थी। श्रद्धा के टेस्ट पेपर को गौर से देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी चांदनी पर एक बार एक भेड़िए ने आक्रमण कर दिया था, पर वह तब तक भेड़िए से लड़ती रही जब तक बेदम होकर गिर न पड़ी। पता है क्यों? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मनोज क्या पूछ रहा है। श्रद्धा के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस मनोज को देखती रही। वह मौन दृष्टि से मनोज से क्यों का जवाब पूछ रही थी। क्योंकि उसने पहाड़ों में स्वतंत्र विचरने का निर्णय ले लिया था। वह अपने निर्णय से समझौता नहीं करना चाहती थी। मनोज ने अपनी अधूरी बात पूरी की। श्रद्धा को बिना संदर्भ की मनोज की बात समझ में नहीं आई। उसने मनोज से पूछा, कौन चांदनी? तुम्हारे पड़ोसी चचा अबू खां की बकरी। मनोज ने गंभीर बात का अंत मजाक से किया। मनोज ने हल्के मजाक के बाद फिर अपनी अधूरी बात गंभीरता से आगे बढ़ाई। हमें अपने निर्णय की रक्षा खुद करनी पड़ती है। इसमें कई परेशानियां आती हैं, पर हमें हर बार उन परेशानियों को हराने के लिए पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ता है। तुमने खुद निर्णय लिया है आईएएस की परीक्षा देने का। अब इसके रास्ते में कितने भी अवरोध आए, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। मनोज ने आगे कहना जारी रखा, श्रद्धा तुम तो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हो। जब मैं 12th फेल होकर सफलता का सपना देख सकता हूँ, तो फिर तुम जैसी मेहनती और योग्य लड़की को सफल होने से कौन रोक सकता है? मनोज ने श्रद्धा को मोटिवेट किया। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा के चेहरे पर बहुत देर से रुकी हुई मुस्कुराहट आ गई। वह अपने मन में ऊर्जा महसूस कर रही थी। मनोज के प्रोत्साहन से उसे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल गया था। वह मनोज से कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं सकी। मनोज भी सिर्फ इतना ही कह पाया, श्रद्धा तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। आईएएस मुख्य परीक्षा को केवल 10 दिन बचे थे। अव्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 2 कठिन पेपर भी होने हैं, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर सभी कुछ पूछा जाएगा। पैसों के अभाव में वह सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग नहीं कर सका। इंग्लिश का 300 नंबर का पेपर पास करना भी बहुत जरूरी है। सुकून की बात यह है कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते नहीं हैं, पर 300 में से यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए तो शेष किसी भी पेपर की कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज को अब वापस ग्वालियर जाना है। वह नहीं जानता कि श्रद्धा अब उसे कब मिलेगी भी कि नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दूरी, 2-3 महीने की दोस्ती, क्या जीवन भर की दोस्ती बन पाएगी?
उसे नहीं पता, पर उसकी इच्छा है कि कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूरी हो, श्रद्धा उसमें हर जगह मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहे। इस अंतिम क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वह इस लड़की के साथ ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा हो। वह इसे ग्वालियर ले जाए, अपना कॉलेज, अपनी लाइब्रेरी दिखाए। दिल्ली की अपनी आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज कल्पना और सपनों में डूबा रहा। वह सोचता रहा अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? सफलता असफलता कुछ भी निश्चित नहीं। क्या सफलता इतनी आसान होती है? क्या आईएएस आईपीएस में सिलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सिलेक्ट हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह श्रद्धा से कह देगा कि वह उससे प्यार करता है, पर यदि अभी कह दे तो श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिरी क्लास में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं विकास सर से मिलकर आता हूँ। मनोज अंदर विकास सर से मिलने चला गया। विकास सर को क्लास के लड़के लड़कियां घेरे हुए थे। मनोज को देखकर विकास सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसने विकास सर के पैर छुए और वापस बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क में बेंच पर बैठी हुई है। वह उसके पास चला गया। पार्क में सुबह की धुली हुई धूप निखर आई थी। श्रद्धा के अलसाए चेहरे पर सुबह की पीली धूप सोने जैसी चमक रही थी। श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली। मनोज उसके पास आकर बैठा रहा। उसने मनोज को अपने पास में महसूस किया तो आंखें खोल ली। मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। मनोज श्रद्धा से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने मनोज को आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिलें तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वह इस तरह से श्रद्धा को हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने हिम्मत करके श्रद्धा से कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए मनोज को जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। आईएएस की तैयारी का क्या भविष्य है, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आगे तैयारी करूंगी या बीएमएस ही रह जाऊंगी। मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है। सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। आगे की तैयारी मैं शायद अपने घर से ही करूं। श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चय की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि वह मनोज से कब और कितनी दोस्ती रखना चाहती है, लेकिन मनोज को श्रद्धा अपने से दूर जाती हुई दिख रही थी। जिंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है, वह उतनी उबड़ खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा वह श्रद्धा को। मनोज ने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का एड्रेस और फ़ोन नंबर मुझे मिलेगा? श्रद्धा ने मनोज की कॉपी में अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख दिया। उम्मीद खत्म नहीं होती कभी। मनोज की इच्छा हो रही थी कि वह श्रद्धा की कॉपी पर रखी उसकी हथेली को थाम ले, पर बिना श्रद्धा की इच्छा से कैसे संभव होता। काश वह इस हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में दबी रह गई उसकी यह इच्छा। मनोज ने अपने मन की बात को कहने की फिर हिम्मत की। श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है, पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा, न कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने जरूर साकार होंगे। मनोज ने अपने सपनों को श्रद्धा के साथ एक में एक कर दिया, पर श्रद्धा उसकी भावनाओं में नहीं बही। उसने मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया, मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलताओं से न घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझ में भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है।
मनोज को लगा कि यही लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। यही लड़की है जिसके साथ वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। कुछ देर खामोशी बनी रही, फिर मनोज ने अपने हाथ में पकड़ी जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी को देखते हुए श्रद्धा से पूछा, क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ होता है किसी के मन को पढ़ना। पता नहीं मनोज, श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला यह दिन फिर कभी लौट कर आएगा या बस यह लड़की यादों में रहेगी? अब मनोज को नहीं पता। मनोज के होंठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक श्रद्धा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 12th फेल उपन्यास के 24वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 25वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर। ताज एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में अपना सामान बोरियों में भरकर मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की ओर चल दिए। आईएएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जाने वाला मनोज वापसी में श्रद्धा के प्यार को अपने मन में बसाए लौट रहा था। उसे अपना मन भरा भरा सा लग रहा था। मनोज सोचने लगा कि यदि पहले ही अटेम्प्ट में वह आईएएस या आईपीएस बन जाए तो श्रद्धा से कितनी आसानी से कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। इन्हीं सपनों में डूबा मनोज ग्वालियर पहुंच गया। ग्वालियर में पीली कोठी में मनोज और पांडे ने फिर से एक कमरा किराए पर ले लिया। 2 दिन बाद मनोज भोपाल मुख्य परीक्षा देने चला गया। दिलीप सोनी भोपाल में ही डीएसपी थे और पुलिस हेडक्वार्टर में सरकारी आवास में रहते थे। उनके यहाँ रुककर मनोज पेपर दे आया। सामान्य अध्ययन और कंपलसरी इंग्लिश पेपर के बाद 10 दिन का गैप था। मनोज पेपर देकर वापस ग्वालियर आ गया। सामान्य अध्ययन के पेपर में मनोज एकदम से सटीक उत्तर नहीं लिख पाया था। दिल्ली से वापस लौटते समय जो मनोज पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना कर रहा था, उसने अपनी कल्पना को थोड़ा छोटा कर दिया। अब वह सोचने लगा कि यदि उसके आगे के पेपर अच्छे चले जाएं तो वह भले ही आईएएस या आईपीएस न बने, पर उसे इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज या कोई न कोई छोटी पोस्ट तो मिल ही सकती है। पहली बार में छोटी पोस्ट मिलने से अगले अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस या आईपीएस बना जा सकता है। पीली कोठी में अश्विन मुद्दल नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने इसी साल बीकॉम किया था। वह पीली कोठी के पास ही हरिशंकरपुरम कॉलोनी में रहता था। उसने मनोज के समान अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर चेक किए। अश्विन के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने टेररिज्म इन इंडिया का एस्से बहुत अच्छा लिखा है। अश्विन ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज, कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का एस्से? अश्विन भाई, आप भी ठीक से नहीं देख पाते। पीछे के पेज पर देखो, 3रे नंबर पर है, मनोज ने आत्मविश्वास से कहा। इस एस्से में तो मैंने बहुत विस्तार से टेररिज्म के बारे में लिखा है। टेररिज्म के कारण, उसके इंडिया पर इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिफेंस बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब टेररिज्म। मनोज ने जोश और उत्साह से परीक्षा में लिखे गए अपने एस्से की विशेषताएं अश्विन को गिनाई। अश्विन अभी भी पेपर में टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब अश्विन वह एस्से नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने पेपर ले लिया और उस स्थान पर उंगली रख दी जहां वह टॉपिक लिखा था। ये रहा, तुम देख नहीं पा रहे हो अश्विन? मनोज ने अश्विन से खींचते हुए कहा। अश्विन ने उस स्थान को देखते हुए कहा जहां मनोज की उंगली रखी हुई थी, यह तो टूरिज्म इन इंडिया है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पेपर पढ़ा तो वहां टेररिज्म नहीं, टूरिज्म ही लिखा हुआ था। मनोज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह जिस एस्से को सही समझ रहा था वह गलत हो गया। वह टूरिज्म और टेररिज्म की स्पेलिंग से कंफ्यूज हो गया था। मनोज को लगा कि उसके भीतर का खून सूख गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यह पेपर पास नहीं हुआ तो उसकी दूसरे सब्जेक्ट की एक भी कॉपी चेक नहीं होगी। गलत विषय पर एस्से लिखने पर निश्चित हुआ इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में फेल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसकी प्रीलिम्स क्लियर हुई थी। क्या वह इस समय बर्बाद हो जाएगी? मनोज अपने कमरे पर जाकर रोने लगा। वह समझ गया कि इंग्लिश ने एक बार फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। इससे ही उसकी उम्मीद थी जिसमें 100 में से उसे 0 नंबर मिलेंगे।
ग्रामर अनसीन तो वैसे भी वह अच्छा नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह आगे के पेपर देने भोपाल नहीं जाएगा। उसके इस निर्णय का अश्विन ने विरोध किया। अश्विन ने कहा, यदि तुम पास नहीं हुए तो परीक्षा के पेपर देने का मौका तो मिलेगा। तुम्हें अनुभव के लिए जरूर पूरे पेपर देने चाहिए। पर मनोज की हिम्मत हिंदी साहित्य और इतिहास के पेपर देने की नहीं हुई। मनोज आगे के पेपर देने भोपाल नहीं गया। पहला अटेम्प्ट एक घटिया प्रयोग के तौर पर इंग्लिश की बली चढ़ गया। अब फिर से 1 साल की मेहनत सामने है। मनोज को फिर से प्रीलिम्स की शुरुआत करनी है। दुख का दौर फिर से शुरू हो गया। मनोज अपनी इस असफलता को किस मुंह से श्रद्धा को बताएगा? इच्छा होने के बावजूद मनोज श्रद्धा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीली कोठी में रहने वाले लड़कों ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दी थी। मनोज, पांडे, अश्विन, गुप्ता सभी की यूपी प्रीलिम्स क्लियर हो गई। मनोज सोचने लगा कि यदि यूपी में किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आईएएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कई लड़के नायब तहसीलदार, सेल टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद भी आईएएस की तैयारी करते हैं और सफल भी होते हैं। आईएएस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश हुए मनोज ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। रेगिस्तान में तड़पते हुए आदमी को जैसे 2 बूंद पानी की मिल गई थी। उसके सामने फिर से एक मुख्य परीक्षा देने का लक्ष्य था, भले ही वह मुख्य परीक्षा आईएएस की न होकर किसी स्टेट पीएससी की ही हो। इस उम्मीद से पैदा हुए आत्मविश्वास के कारण उसकी इच्छा एक बार फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। उसने तय किया कि वह आज श्रद्धा से जरूर बात करेगा। मनोज ने श्रद्धा के द्वारा दिया गया उसके घर का फोन नंबर ढूंढा, पर फोन नंबर नहीं मिला। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने श्रद्धा का फोन नंबर कहाँ रख दिया। उसने फिर से अपनी किताबों में श्रद्धा का नंबर ढूंढने लगा। बहुत देर तक जब नंबर नहीं मिला तो वह निराश होकर पलंग पर बैठ गया। मनोज को उखड़ा हुआ देखकर पांडे ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मनोज? आईएएस तो गई तुम्हारी, यूपी सर पर है, पढ़ लो, कहाँ भटक रहे हो? मनोज श्रद्धा में डूबा हुआ था। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे उससे बात करना है। पांडे ने अपनी किताब बंद कर दी और वार्ता की मुद्रा में बैठ गया। तो कर लो बात, किसने रोका है? पर कहोगे क्या? हेलो श्रद्धा, मैं फेल हो गया हूँ। 12th के बाद मैं आईएएस के कंपलसरी इंग्लिश पेपर में भी फेल हो गया हूँ। टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिख आया हूँ। करो करो, फोन करो, मेरी भी बात कराना। पांडे ने श्रद्धा को फोन करने की एक्टिंग करते हुए मनोज से कहा। जब मनोज ने पांडे के इस व्यंग पर कुछ नहीं कहा तो पांडे ने अपनी अधूरी बात मनोज से फिर कही। मनोज जी, असफल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अगर श्रद्धा से प्यार करना है तो पढ़ाई करो, यूपी में सिलेक्ट हो जाओ, तब शायद श्रद्धा तुमसे प्यार कर लेगी, अभी तो दुत्कार ही देगी। पांडे ने प्यार में सफलता विषय पर यथार्थवादी भाषण मनोज को दे दिया। तभी कमरे में गुप्ता और अश्विन आ गए। पांडे ने कमरे में सबसे कम उम्र के पर दिमाग में सबसे तेज अश्विन मुग्धल से पूछा, आज का चर्चा का विषय प्यार है। अश्विन जी, प्यार के विषय में आपके क्या विचार हैं? अश्विन पढ़ाई में गंभीर और दुनियादारी के झंझटों से दूर रहने वाला लड़का था। उसे इस तरह की निरर्थक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं थी। पढ़ लो सालों, 5-6 महीने बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है, तुम्हें अभी से प्यार करना है? अश्विन ने छूटते ही गाली दी। लेकिन पांडे ने जब एक बार फिर अश्विन से प्यार पर अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया तो अश्विन ने जवाब देना शुरू किया। पहला बिंदु, प्यार एक जोक है जो विद्यार्थी से उसी समय चिपकती है जब उसे अपना सबसे ज्यादा समय पढ़ाई में देना होता है। दूसरा, प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं, यह महज अभावों का आकर्षण है। अभाव माने समझ रहे हैं ना पांडे? जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका आकर्षण। मनोज को अश्विन की यह फिलॉसफी पसंद नहीं आई। मनोज ने विरोध किया। मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने को प्रेरित करती है। गुप्ता को अश्विन के स्थान पर मनोज की बात पसंद आई थी। उसने मनोज से कहा, वाह मनोज जी, क्या बात कही, मेरे मुंह की बात छीन ली। अश्विन जी को क्या पता प्यार के बारे में? प्यार के बारे में निरक्षर है। अश्विन को गुप्ता का मजाक पसंद नहीं आया, वह गंभीर हो गया। उसने उसी गंभीरता से कहा, पहले सिलेक्ट हो जाओ फिर कर लेना प्यार। अगर प्यार करोगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, इसलिए सब छोड़कर केवल पढ़ाई करो। किताब सामने रखकर प्रेमिका के बारे में सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। कमरे में सन्नाटा खींच गया। अब किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस गंभीर चर्चा में किसी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे
उपन्यास 12th फेल के 25वें भाग का वाचन। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 26वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। इंग्लिश कोई रुकावट न डाले इसलिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी के यहाँ इंग्लिश की कोचिंग शुरू कर दी। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10-12 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों में आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत है। पांडे की इच्छा इन बड़ी आंखों में डूबने की हो गई। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उससे चिपक गई थी। आश्विन द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो चुकी थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे और मनोज ने योगिता से दोस्ती बढ़ा ली। आईएएस की तैयारी करने वाले दोनों प्रेमियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता के मन की थाह लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जरूर पीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इसकी। कॉलेज में निबंध लेखन में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ 4 चांद लगा रहा था। इसलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि योगिता उसमें रुचि ले रही है। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छी बनाती हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं हैं। ग्वालियर आकर ही इन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। मनोज ने सर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योगिता से भी वैसी ही बातचीत कर रहा था जैसी वह जगदीश तोमर या अश्विन मुग्धिल से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ, योगिता ने अपनी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा। पांडे ने योगिता से कहा, संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूं, पर एक अच्छा श्रोता हूं। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं हो तो अच्छा गायक सुनाएगा किसे? पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय योगिता से कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब पांडे ने यह बता दिया कि अब यह रिश्ता लंबा चलना है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नजर योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गईं और योगिता मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी में आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली हुई पड़ी थीं, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने से पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पर चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के पढ़ने का था। आज पांडे और मनोज योगिता से बात करने में वह समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को आईएएस प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा। वहां अश्विन मुग्धल चुपचाप अपनी किताबों में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध मनोज और पांडे को महसूस हुआ। दोनों ने अपनी अपनी किताबें उठाई और पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास किताब को बंद करके रख दिया और आंखें बंद करके लेट गया।
अब मामला समानता का था। मनोज और पांडे दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थीं। पांडे ने हाल में ही रिलीज फिल्म मोहब्बतें का गाना अपने टेप पर चालू कर दिया, जिसके बोल थे, सोनी सोनी अखियां वाली। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी और सोनी सोनी अखियों में डूब गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास ट्वेल्थ फेल के 26वें भाग का वाचन। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास ट्वेल्थ फेल के 27वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। ए नवनीत हसीन है। मनोज और पांडे का परिचय अश्विन ने एक लड़के से कराया जो सफेद LML स्कूटर से पीली कोठी के गेट पर अश्विन के साथ खड़ा था। उस नए लड़के के हाथ में कुछ नोट्स थे। चारों गुप्ता के कमरे पर आ गए। गुप्ता पूजा करके निपटा था और भोजन करने की तैयारी कर रहा था। अश्विन ने कहा, ये नवनीत भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया। पीली कोठी में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को कोई भी समस्या आती है, सब मुझसे ही पूछने आते हैं। क्यों अश्विन? गुप्ता ने नवनीत को नौसिखिया मानते हुए अपने आप को विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अश्विन से अपनी योग्यता की स्वीकृति चाही। अश्विन ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखा। उसने कहा, पीली कोठी क्या? गुप्ता का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुप्ता के वक्तव्य को नवनीत ने चुनौती के रूप में ले लिया। नवनीत ने गुप्ता के साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का मन बना लिया था। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया। अच्छा, चलिए बताइए, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत सरकार से उसके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? यह पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवनीत के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। इसलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लगाई। इस बार उसका डंका खामोश रहा। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन से अपने भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी 4 रोटियां रखी हुई थीं। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा, जिसे सभी मेहमानों ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता ने अपने लिए केवल 4 रोटियां बनाई थी। मेहमानों के मना करने पर उसने राहत की सांस ली। गुप्ता को नवनीत के पूछे गए प्रश्न के उत्तर का ओर छोर भी नहीं पता था, इसलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खाता रहा। नवनीत ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न याद दिलाया। बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता ही होना चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नवनीत ने जब यह बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवनीत की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उत्तर याद करने का सफल अभिनव करने लगा। पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जुबान पर आ ही रहा हो, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा। नवनीत ने वहां बैठे अश्विन, मनोज और पांडे को ललकारा। आप लोगों को पता है? किसी को उत्तर नहीं पता था। किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है। अश्विन की पढ़ाई से भी जापानी प्रधानमंत्री के भारत आगमन की घटना छूट गई थी। अश्विन भी चुप रहा, पर नवनीत कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए भी विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया। नवनीत ने कहा, चलिए नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। नवनीत की नज़र में सरल प्रश्न शेष लोगों की नज़र में जटिल ही बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। पहले जैसी प्रश्न की स्थिति बनी रही। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने इस समय का बेहतर उपयोग किया और वह जूठे बर्तन मांजने चला गया। सभी ने नवनीत के सामने हथियार डाल दिए। नवनीत ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी। आज मौका पाते ही वह सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर टूट पड़ा था। आज नवनीत को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन युद्ध भूमि में तड़प रहे थे। विजयी मुस्कान लिए नवनीत ने अपने लहलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? उनका नाम है जूनिकिरो कोइजुमी। वे नीला कोट और टाई पहनकर भारत
आए थे। नवनीत का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई? सभी को नवनीत भयावह लगने लगे। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। नवनीत अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 27वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 28वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। मनोज ने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफी देर तक कमरे में श्रद्धा का फोन नंबर ढूंढा पर फोन नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद पांडे को भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने एक तरकीब मनोज को बताई। मनोज, विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। मनोज और पांडे दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग में फोन लगाया। एक महिला की आवाज आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। दृष्टि में कोचिंग की है। मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी। उनका फोन नंबर मिल सकता है? मैडम मनोज के आत्मपरिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही हैं ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ, ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई हैं, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फोन नंबर लेने की मनोज की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, श्रद्धा से बात करना बहुत जरूरी है। उनके आईएएस की परीक्षा फार्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करना है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक न भूले उपयोगी हथियार झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका यह हथियार भी बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फोन लगाया। महिला ने फिर फोन उठाया। मनोज को लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने लड़की से कहा, विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है। मनोज को लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और उसकी मांग पूरी कर देगी, लेकिन अप्रभावित लड़की ने यंत्रवत जवाब दिया, विकास सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार गया। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे दी। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है। मनोज कैसे जाएगा? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे, क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया है? केवल फोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है। उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत सब लांग जाते हैं और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा रहे हो। है कितना दूर अल्मोड़ा? अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वह उतावला हो रहा था।
पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े हुए थे। पांडे ने कहा, मनोज लो ये नोट्स रख लो। ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। दुश्मन के एरिया में घुसने के लिए हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स दे दिए। पांडे ने 500 रुपये मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। पांडे मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फ़ोन लगाया और हंस हंस कर फ़ोन पर बात करता रहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 28वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों को सुनने के लिए आप सुनते रहें कथा कहानी उपन्यास और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।